नमस्कार, कंटेंट कलाकारी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा शर्मा। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से संवाद करने का मौका मिला। मुझे लगता है संवाद करने का मज़ा भी तभी है जब अपने लोग हों और अपनी भाषा हो। अपनी मातृभाषा में संवाद करने का मज़ा बहुत दुगना हो जाता है जब एक जैसे लोग आपस में बैठते हैं और एक तरह की बातें होती हैं। आज हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी मातृभाषा के बारे में, जिसके लिए अमूमन कहा जाता है कि देश में ऑलमोस्ट 41% लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। हमारी मातृभाषा है और करीब 75% लोग कुल मिलाकर के हिंदी में आपस में बातचीत कर लेते हैं। हिंदी का अपना पुराना साहित्य रहा है और हिंदी का अपना इतिहास रहा है। इस बारे में कई लोग काम कर रहे हैं, पर आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो काफी छोटी उम्र से हिंदी के लिए सतत प्रयासरत है, हिंदी के लिए सेवारत है। हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, हिंदी साहित्य को एक जगह जुगाने का काम किया है। वो सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं, और भी कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। वो खुद उसके संस्थापक है। आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति से। उनका नाम है ललित कुमार। ललित कुमार जी, आप सबको पता होगा कि काव्यकोश.com, गद्यकोश.com, इवारा और दशमलव.com, इस तरह की कई वेबसाइट्स और संस्थाओं के संस्थापक हैं और कई साल से कई अन्य अन्य क्षेत्रों में लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में क्यों ना ललित जी से बात की जाए। ललित जी, कंटेंट कलाकारी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने धन्यवाद। आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच इतना समय निकाला और हमसे बातचीत करने के लिए आपने अपनी सहमति दी। तो मैं चाहूंगी कि आज आप स्वयं दर्शकों से मुखातिब हो और अपने बारे में सबको बताएं। अ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेहरौली क्षेत्र। और दिल्ली के बाहरी एरिया में एक छोटा सा गाँव। यहाँ पर मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो जो स्थानीय सरकारी स्कूल के उन्हीं में हुई। और हमारे परिवार के अंदर शिक्षा का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं अपने परिवार में पहला ग्रेजुएट बना। लेकिन मुझसे पहले कभी कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का हमारे परिवार और हमारे परिवेश में कितना महत्व था। हम लोगों का जो पुश्तैनी पेशा है वो शिल्पकारी से संबंधित है। तो हमारे पूर्वज हैं वो शिल्प का काम करते थे, लकड़ी के शिल्प का, पत्थर की मूर्तियाँ बनाना इत्यादि इस तरह के काम। तो इस तरह के काम में ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता होती नहीं थी, तो ये एक कारण था। 4 वर्ष की उम्र में मुझे पोलियो हो गया। ये तब की बात है जब भारत में पोलियो एक महामारी के रूप में फैला हुआ था। जैसे आजकल आप कोरोना को देखते हैं। जी। समय था जब पोलियो इसी तरीके से पूरे भारत में फैला हुआ था। और अक्सर ये छोटे बच्चों को निशाना बनाता है। सो मैं भी उसकी चपेट में आया और 4 वर्ष की उम्र में मुझे पोलियो हो गया। उसके कारण कमर से नीचे का मेरा पूरा शरीर जो है वो पैरालाइज़ हो गया। फिर भी मेरे परिवार ने मेरी शिक्षा को रुकने नहीं दिया। बहुत मेहनत लगी सारी यात्रा को पूरा करने में। लेकिन धीरे-धीरे ही सही पर हम शिक्षा हासिल कर पाए। ये मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर आपने जो साहित्य की बात की, साहित्य से मेरा जो लगाव है वो अ, स्कूल के समय से ही रहा। मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और मैं हर विषय की पुस्तकें पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि मैं केवल कथा, कहानी, कविता या नॉवेल्स ही पढ़ता था। और हर विषय से मुझे बस पढ़ने के लिए कुछ चाहिए होता था। तो कहीं कोई अ, अखबार का फटा हुआ टुकड़ा भी अगर मिल जाएगा तो उसको भी मैं पढ़ लेता था। इट डज़न्ट मैटर कि उसके ऊपर किस विषय में खबर छपी। जी। तो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और उसी के जड़ में शायद ये है कि साहित्य से मेरा लगाव बना रहा, बावजूद इसके कि मेरी शिक्षा जो है वो साहित्य क्षेत्र में नहीं। जी।
ये बना रहा और फिर आगे की जो यात्रा है वो उसका कुछ परिचय आपने दिया ही। जी। ललित जी, एक बात निखर कर के आती है कि हम सब बोलते हैं कि प्रेम एक कला है, और 12वीं के बाद जो आपके सब्जेक्ट्स थे 12वीं के जो आपके सब्जेक्ट्स थे वो साइंस थे। तो एक साइंस का विद्यार्थी होकर के एक कला को आप किस तरीके से आगे लेके गए, और हिंदी भाषा के बारे में आपने काम करने की कैसे सोची? देखिए प्रेम एक कला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कला और विज्ञान दोनों को अनुभव नहीं करता। करेक्ट। अ, ये ज़रूर है कि किसी एक पक्ष की ओर आप ज़्यादा झुके हुए हो सकते हैं, लेकिन दोनों का अनुभव अ, कर पाना, दोनों के बारे में संवेदनशील होना, ये संभव है और आई थिंक मेरे साथ शायद यही हुआ। मेरी जो शिक्षा है वो विज्ञान के क्षेत्र में हुई। विज्ञान मुझे बचपन से ही पसंद था। पुस्तकों में जो मैंने कहा कि मैं पुस्तकें बहुत पढ़ता था, तो उसमें एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो विज्ञान की किताबों का होता था। तो इसी कारण मैंने अपनी जो शिक्षा है वो भी विज्ञान विषय में ली। लेकिन साहित्य से मैं अलग नहीं हो पाया और आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ रही कि ना तो मैं अलग होना चाहता था और ना अलग मैं हो पाया। तो वो चीज़ें लगातार साथ बनी रही और एक और अच्छी चीज़ ये रही कि मेरी जो शुरुआती स्कूल की शिक्षा थी वो हिंदी में रही। अ 10वीं कक्षा तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद मेरा मीडियम चेंज हुआ और मैं इंग्लिश में अपने विज्ञान को पढ़ना शुरू किया। तो ये भी एक कारण रहा कि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में ठीक से अ, कंफर्टेबल फ़ील करता था, पढ़ने में भी, लिखने में भी। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अंग्रेज़ी साहित्य के प्रति मेरा उतना रुझान नहीं था वो शुरुआती वर्षों में क्योंकि भाषा नहीं आती थी उतने अच्छे से। जी। बाद के वर्षों में जब अंग्रेज़ी थोड़ी बेहतर तरीके से समझ में आई, तो अंग्रेज़ी साहित्य को भी पढ़ा। लेकिन शुरुआत में चूँकि हिंदी साहित्य की ओर ज़्यादा रुझान भी था और उसकी एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा थी। पुस्तकें उपलब्ध थी, समझ में भी आती थी। तो शायद ये एक कारण रहा कि हिंदी साहित्य से न केवल मैं जुड़ा रहा बल्कि अ, उसके लिए कुछ करने का विचार भी मन में आया। इसका थोड़ा बहुत जो हम कर पाए हैं परिणाम के तौर पर आपको कविता कोश और गद्य कोश जैसी परिभाषाएँ। जी। ललित जी, आप काफी सालों से सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और मैं भी आपको फॉलो करती हूँ। हिंदी को लेकर के मैं देखती हूँ आपके हमेशा नवीन प्रयोग रहते हैं, तो पाठकों को ये जो नए रिस्पॉन्सेज, पाठकों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है आपके इन प्रयोगों को लेकर के? लाइक जब आपने गद्य कोश शुरू किया या पद्य कोश शुरू किया, काव्य कोश शुरू किया, सॉरी, तो लोगों ने उसको मतलब आपको कितनी उलझने कह लो या परेशानियां कह लो या कठिनाइयां कह लो, किस तरीके से आपने इसको झेला और कैसे इसको आगे बढ़ाया? कोई भी नई चीज़ अगर आप करेंगे तो उसमें परेशानियाँ यकीनन आती। तो अ, जब कभी भी मैंने कोई नई शुरुआत की है तो उस चीज़ से जुड़ी हुई जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना मैंने किया। लेकिन जहाँ तक जनरल रिस्पॉन्स की बात है तो लोग ज़ाहिर है कि उसको अच्छा ही रिस्पॉन्स देते हैं। ये ज आई थिंक हमें इसके बारे में बात करने की बजाय कि लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए कि अ, लोग योगदान कैसे देते जी। हैं। रिस्पॉन्स तो ज़ाहिर है कि अच्छा ही आएगा, लोग चाहते हैं कि नई चीज़ें हों, जी। लेकिन क्या लोग आपका साथ दें? ये हम्म। एक प्रश्न है और मैंने पाया कि कम ही लोग ऐसे होते हैं जो स्वयंसेवी परियोजनाओं में आपका साथ दें। चाहे वो हिंदी से जुड़ी हो, हिंदी साहित्य से जुड़ी हो या किसी भी दूसरे विषय से जुड़ी हो। स्वयं जी। सेवा हमारे समाज में अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। बहुत पैरोकार इसको नहीं मिलते हैं हमारे समाज में। अ, पर कविता कोश का अगर हम उदाहरण लें, गद्य कोश का उदाहरण लें तो उसमें ये देखने में आया कि
कुछ ही सही लेकिन कुछ लोग मुझे मिले और उसी का नतीजा है कि ये प्रोजेक्ट सफल हो पाए। हम एक एक आंदोलन खड़ा कर पाए ऑनलाइन साहित्य का। आजकल आपको हर तरफ तमाम किस्म की वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स और जी, फेसबुक पेज दिखते हैं हिंदी साहित्य को समर्पित। लेकिन उस आंदोलन को खड़ा करने के पीछे कविता कोश और गद्य कोश का बहुत बड़ा हाथ रहा। और कविता कोश और गद्य कोश को खड़ा करने के पीछे इन लोगों का हाथ रहा जिन्होंने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना तन, मन, धन सब लगा के इन ऐसी परियोजनाओं को खड़ा किया जिनसे उनको कोई ना तो आर्थिक लाभ होता है और ना ही कोई दूसरे किस्म का किसी प्रकार का लाभ होता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं। उनको लोग जी, जानते भी नहीं हैं कि वे लोग किस तरह से एसोसिएटेड हैं। लेकिन फिर भी ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं पर विरले होते हैं। ज़्यादातर लोगों की ओर से अ, एक वैचारिक स्तर पर आपको समर्थन मिलता है लेकिन योगदान के स्तर पर समर्थन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लाइक मतलब अभी भी अगर मैं इसको स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो अभी भी वेबसाइट का मोनेटाइजेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके कहने का मतलब क्या ये भी है? अ, देखिए कविता कोश की अगर आप बात कर रही हैं तो कविता कोश को हमने कभी भी मोनेटाइज़ करने की कोशिश नहीं की, आज तक जी, नहीं की है। जी, हम और हम उसको करना भी नहीं चाहते हैं। जी, हमारे पास कई ऐसे ऑफ़र्स आए भी लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक संभव हो हम उसको मोनेटाइज़ ना करें। हम इसको एक स्वयंसेवी परियोजना ही रखना चाहते हैं, एक सामाजिक परियोजना ही रखना चाहते हैं। समाज इसको जैसे चलाना चाहे वैसे चलाए। अ, अगर इसको संसाधनों की ज़रूरत है तो वो भी समाज से ही आए। अगर हम इसके ऊपर विज्ञापन इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो इसमें साहित्य एक बहुत ही डेलिकेट विषय है। जी, आप किसी विशेष संवेदना की कोई कविता पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर ही आपको बिल्कुल ही कोई अलग विज्ञापन दिखाई देता है, तो वो आप कविता के मूड और आपके मूड के साथ मैच नहीं करता है। तो इसलिए जी, हमने कोशिश की है कि उसको सिंपल रखा जाए वेबसाइट को और मोनेटाइज़ेशन जहाँ तक संभव हो उससे बचा जाए। अभी तक हमने उसे मोनेटाइज़ नहीं किया है, ना ही करने का सोचा है, आगे का पता नहीं। जी। ललित जी, मैंने आपकी बायो में भी पढ़ा था कि आपने यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया। तो ये जी। एक जिज्ञासावश एक वश प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस में हिंदी का दबदबा कैसा है और आपको वहां पे हिंदी को लेकर के किस प्रकार की अनुभूति हुई? देखिए दबदबा जैसी बात नहीं कही जा सकती है यूनाइटेड नेशंस के विषय में क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक उसके अपने जी, नियम हैं और जी, उसके नियमों के अनुसार, उसके संविधान के अनुसार अभी उसमें हिंदी आधिकारिक भाषा नहीं। तो जी, यूएन का कोई भी काम हिंदी में नहीं होता है। जी, तब आधिकारिक भाषा मेरे ख्याल से इसको ज़रूर बनना चाहिए यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक भाषा। लोग इसके लिए प्रयासरत भी हैं, हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है। अ, जब बन जाएगी तो उस समय यूनाइटेड नेशंस का सारा काम अ, अन्य जो उसकी 6 भाषाएँ हैं उसके अलावा हिंदी में भी होगा। लेकिन अगर हम आधिकारिक भाषा की बात को अलग रखें तो हिंदी जानने वाले बहुत लोग यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं और जहाँ संभव होता है वे लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। आधिकारिक रूप से नहीं कर पाएँ तो भी जहाँ कहीं संभव होता है, हिंदी से जुड़े हुए लोग काफ़ी लोग, सबके लिए मैं नहीं पूछता अ, काफ़ी लोग अ, बहुत इस बारे में प्रयासरत रहते हैं हिंदी के प्रसार के लिए। अ, बहुत लोग हैं, भारत में भी हैं, भारत के बाहर भी हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे पास ऐसे लोगों का एक समूह है, जो इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत रहता है और इसी कारण से संभव हो पाता है कि
यूएन ही नहीं बल्कि और जो दूसरी संस्थाएँ हैं संस्था। या जो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वहाँ पर हिंदी को स्थान लगातार मिलता रहता इस प्रश्न को पूछने का कारण ही यही था कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे विदेश मंत्री जब वहां पे जाकर के बोलते हैं तो हमें एक गदगद होने की अनुभूति होती है कि हिंदी को वहां पे बोलने के लिए एक स्थान मिला। तो इस कारण ये पूछना आवश्यक था कि इसका आगे कितना फ्यूचर आपको दिखता है एज अ लैंग्वेज जब वो आधिकारिक हो जाएगी तब। है। एक बार अगर वो आधिकारिक लैंग्वेज हो जाती है, तो फिर उसके बाद तो मतलब फिर कुछ बचता नहीं है, फिर तो ये वैश्विक स्तर पर ये भाषा जानी जाएगी। लेकिन जब तक नहीं होती है, तब तक की मैं बात कर रहा हूँ जी। कि प्रयास बहुत हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो दूसरे अधिकारीगण हैं, वे हिंदी का प्रयोग करते हैं यूएन के मंच पर जाकर। और फिर उनकी बात जो है वो ऑटोमेटिकली 6 भाषाओं में जो आधिकारिक भाषाएँ हैं, उनमें वो इंटरप्रीट की जाती है, ट्रांसलेट की जाती है ताकि यूएन के जो आधिकारिक दस्तावेज हैं, उसके अंदर उस बात को संजोया जा सके। दलित जनसंख्या के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जो हम कह सकते हैं दिव्यांगों के लिए आप काफी कोशिशें कर रहे हैं। और इस बीच में कोविड में भी मैंने देखा था कि आप लोगों के साथ बहुत जुड़े हुए थे, अलग अलग देश के कोने कोने में जाकर के आपके स्वयंसेवी भी लोगों को हेल्प कर रहे थे। तो इस संबंध में अपनी जो संस्था है उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक हमें बताइए कि लोगों को भी इसके बारे में पता चले। अ, मैं स्वयं सेवा मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न। अ, जी। अभी अभी भी मैं जितना काम करता हूँ उसका 80% स्वयंसेवी होता है। मात्र 20% के लगभग मैं ऐसा काम करता हूँ जो रोज़ी-रोटी के लिए आवश्यक होता है। अ, सो कविता कोश, गद्य कोश इत्यादि ये जो भाषा से संबंधित प्रोजेक्ट थे, ये जब स्थापित हो गए ठीक से और काइंड ऑफ एक सेल्फ रनिंग मोड में आ गए, तो मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ और करना है। तो क्योंकि मुझे खुद पोलियो है, तो विकलांगता की जो हमारे देश में समस्याएँ उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ कि विकलांगजन की जो स्थिति है बहुत मुश्किल है और उनके सामने बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुझे करना चाहिए। इसी के कारण 2017 के बाद से वीकेपेबल.कॉम का जन्म हुआ, दशमलव न्यूज़ चैनल का जन्म हुआ और साथ ही मैंने एक संस्था की स्थापना की, ईवारा फाउंडेशन नाम से। ईवारा फाउंडेशन के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि विकलांगजन के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस संस्था के ज़रिए केवल विकलांगजन तक ही सीमित है। हम समाज के हर वर्ग को मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हमारा मेन फ़ोकस विकलांगता पर रहता है। कोविड के समय में हमने पाया कि सभी लोगों की जो परेशानियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। महामारी का दौर था, लोगों की जॉब छूट रही थी, अ, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इसके कारण अ, घर में जो कमाने वाले लोग थे, खास तौर पर गाँव देहात में, अगर वो लोग बीमार हो जा रहे थे, तो पूरे परिवार के पास साधन खत्म हो रहे हम्म। थे। तो ये जब मतलब हमने देखा तो हमने कोशिश शुरू की कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए और हमने एक टीम का गठन किया जिसमें हमारे स्वयंसेवी भारत के अलग-अलग हिस्सों में थे और उस टीम के ज़रिए हमने जितने भी साधन हम जुटा पाए, उन सारे साधनों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। तो हमारे कई ये समझिए कि डिपार्टमेंट्स थे। राशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिपार्टमेंट था। मेडिकल असिस्टेंट बहुत सारे केसेज़ में ऐसा हो रहा था विकलांगता से जो लोग प्रभावित हैं या जो लोग उम्र के कारण वृद्धावस्था के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, उनको रेगुलर दवाइयों की आवश्यकता होती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण केमिस्ट की दुकानें बंद हैं इत्यादि, इस तरह की बहुत समस्याएँ। हम्म। तो वो उनको दवा नहीं मिल पा रही। तो जी। हमने कोशिश की कि उन तक वो दवा पहुँचाई जाए। इसके अलावा
कई लोगों को दवा के अलावा और दूसरी मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है और लॉकडाउन इत्यादि की वजह से वो नहीं मिल पा रही। तो वहाँ हमने मदद पहुँचाई। ललित, जब हम इतनी टेक्नोलॉजी को लेकर के हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, आपने इतनी सारी वेबसाइट्स बनाई हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी है रहता है हमेशा कि टेक्नोलॉजी के अपने फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ऐसे में जो एग्जैक्ट जो आपका पाठक है या जो आपका लेखक है, उस तक जुड़ पाना कैसे संभव हो पाया, क्योंकि इतने सालों से आप इतने साल पहले से आपने ये काम शुरू किया था। तब जिस समय शुरू किया था, आई गेस उस समय टेक्नोलॉजी कुछ नई ही थी, सोशल मीडिया बहुत नया था। जी, जी। टेक्नोलॉजी यकीनन उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, पर यहाँ पर हम फ़ायदों की बात करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से ही कविता कोश और गद्य कोश या जो अन्य वेबसाइट्स। जी। इवारा फाउंडेशन के भी जो काम है, उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही बहुत कुछ संभव हो पाता है। जब हमने कविता कोश की शुरुआत की थी, उस समय टेक्नोलॉजी में फ़र्क था। अब टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है। उदाहरण के लिए यूनिकोड, हिंदी के लिए यूनिकोड जो है तो वो वरदान की तरह आया। जब हमने कविता कोश की शुरुआत की थी तो उस समय यूनिकोड बस आया ही आया था। जी। तो ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उस समय भी लोग वेबसाइट इत्यादि पर जो नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। लेकिन चूँकि मेरी शिक्षा दीक्षा कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इत्यादि में हुई है, तो अ, मुझे ये बात मालूम थी कि यूनिकोड ही सही रास्ता है और इसलिए कविता कोश और गद्य कोश की नींव में यूनिकोड है। और उसका नतीजा ये निकला कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे यूनिकोड फैलता रहा, तो हमारे लिए काम करना सरल हो गया। लेखकों के लिए लिखना सरल हो गया। अ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यूनिकोड का ये हुआ कि जो जानकारी है उसका एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना आसान हो गया। पहले ये होता था कि मैं अगर आपको एक मैसेज भेजता हूँ, तो उस मैसेज के साथ मुझे वो फ़ॉन्ट भी भेजना पड़ेगा जिसमें वो मैसेज जी। लिखा गया है। आप हम्म। पहले उस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे, तब आप उस मैसेज को पढ़ पाएँगे। जी। तो ये समस्या होती थी। अभी क्या है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ़ संदेश भेजना होता है। व्हाट्सएप पर संदेश भेजिए, फ़ेसबुक पर लिखिए, वेबसाइट पर लिखिए, एसएमएस में आप हिंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब पर लिखिए। तो यूनिकोड एक बहुत क्रांतिकारी चीज़ थी हिंदी के ऑनलाइन प्रसार के क्षेत्र में। बाकी इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज टेक्नोलॉजी के नज़रिए से देखें तो आया सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का प्रसार 2010 के आसपास ज़्यादा शुरू जी। हुआ और शुरुआत में हिंदी के जो लोग थे वो फेसबुक की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुए, ट्विटर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट नहीं था लोगों का। कारण ये था कि ये वही लोग थे जो अ अ, मेनली ब्लॉगिंग किया करते थे हिंदी में। तो जी। ब्लॉगिंग मतलब कि लंबी-लंबी पोस्ट लिखना, लंबे लेख लिखना, मैं खुद भी हिंदी ब्लॉगिंग करता था। तो हम्म। हमारे लिए ट्विटर जो है वो सूटेबल नहीं रहता था 140 की 140। सीमा। हाँ जी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग फ़ेसबुक की तरफ शिफ्ट हुए और फिर जैसे-जैसे नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स आए, ट्विटर फिर इस्टैब्लिश हुआ, तो ट्विटर पर बहुत लोग हिंदी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगी। जब हम इतनी सारी मार्केटिंग फंडेज पे बात कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज देखा कि हिंदी में कंटेंट राइटिंग अभी भी कोई बहुत काबिज जगह पे नहीं है, जबकि मैं देखती हूँ कि आए दिन इंग्लिश कंटेंट राइटिंग और कंटेंट राइटर्स के लिए बहुत स्कोप है, बट हिंदी में कोई करना नहीं चाहता है। हाल फिलहाल में मैं किसी से मिलने गई थी, तो उन्होंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट का सारा काम जो है वो इंग्लिश में है, जबकि आप देखिए तो इंडिया में अधिकतर जो एडवर्टाइजमेंट के काम है या जो भी आप ब्रॉडकास्ट करते हो या टेलीकास्ट करते हो, वो हिंदी में होते हैं। आप अपने दर्शकों तक या श्रोताओं तक हिंदी में पहुंचते हैं। बट उन्होंने शॉर्ट शॉर्ट एक बात कह दी कि भाई हम तो इंग्लिश पे काम नहीं, हिंदी में काम नहीं करते, क्योंकि
एडवर्टाइजमेंट वाला फील्ड भी जो है वो इंग्लिश ही प्रेफर करता है। तो ऐसे में हिंदी कंटेंट राइटिंग कहाँ है? क्योंकि लेखक तो बहुत हैं, वो लिखना भी चाहते हैं, बट कंपनियां या जो उत्पाद बनाती हैं, वो लोग हिंदी कंटेंट राइटिंग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, ये जो आपने विषय उठाया बहुत रोचक और बहुत महत्वपूर्ण विषय। अ, और इसके कई आयाम जिनको हमें अलग-अलग करके समझना होगा। जहाँ तक एडवर्टाइज़मेंट की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे वो प्रिंट एडवर्टाइज़मेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर हो, हिंदी की एडवर्टाइज़मेंट उसके विज्ञापन काफ़ी चलते हैं। तो जी। अगर कोई ये कहता है कि नहीं चलते हैं, ये गलत बात जी। है। लेकिन जो वास्तविक समस्या है वो अ, वाक़ई कंटेंट से जुड़ी। वो क्यों वो समस्या सामने आती है? अ, देखिए, एक तो ये बात भी सच है कि अच्छा हिंदी कंटेंट लिखने वाले भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो लग बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो हिंदी में टाइप कर सकते हैं तो कंटेंट लिखें। और अनफॉर्च्यूनेटली जब से वेबसाइट बनाना आसान हुआ है, आजकल वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी। तो जब से ये आसान हुआ है तब से वेबसाइट की और तथाकथित न्यूज़ वेबसाइट की, हिंदी में जो न्यूज़ वेबसाइट है उनकी भरमार हो गई। हम्म। अब भरमार, अब वेबसाइट है तो ज़ाहिर है कि उसको कंटेंट भी चाहिएगा। लेकिन चूँकि वेबसाइट इतनी ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, तो हर वेबसाइट के हाथ जो रेवेन्यू लग रहा है वो बहुत कम है। और इसी कारण से वो जो पे कर रहे हैं अपने कंटेंट राइटर्स को वो भी बहुत कम है। और इसी कारण से उन्हें क्वालिटी नहीं मिलती। तो ये एक साइकिल है जो घूमता जाता है। आई डोंट नो कि इसमें आप किस पॉइंट पर उँगली रखें और ये कहें कि नहीं ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे साइकिल में सारी चीज़ें इक्वली महत्वपूर्ण हैं कि अगर एडवर्टाइज़र्स ज़्यादा आ जाएँ, तो हिंदी वेबसाइट्स को रेवेन्यू ज़्यादा होगा, हिंदी वेबसाइट को रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पे कर पाएँगे, ज़्यादा पे कर पाएँगे तो क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली-जुली। लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है, चूँकि मैं कंटेंट राइटर्स को हायर करता हूँ। अ, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हिंदी में कंटेंट राइटर्स की जो क्वालिटी है, उसमें वाक़ई में बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसके लिए ज़िम्मेदार वो लोग कंटेंट राइटर्स हैं या मेबी जो कंटेंट खरीद रहे जो वेबसाइट्स हैं, वे भी ज़िम्मेदार हो सकती हैं इन द सेंस कि बहुत सारी वेबसाइट रन करने वालों को ऐसा लगता है कि चटपटा मसाला सामने रखिए, वही क्लिकबेट जिसको कहा जाता है कि आप ऐसी चीज़ें हम्म। सामने रखिए जो लोगों का अटेंशन खींचे और दैट्स इट। उसके अंदर क्वालिटी है, नहीं है, डज़न्ट मैटर। तो जो दारोमदार है वो वेबसाइट ओनर्स के ऊपर भी है और कंटेंट राइटर्स के ऊपर भी है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है हिंदी कंटेंट की, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अ, इसमें आप एक चीज़ को और शामिल कर सकते हैं, हिंदी की वेबसाइट पर जो टिप्पणी के सेक्शंस होते हैं, आप कभी उनको जाकर देखिए। ब्लॉगिंग के टाइम में ये एक अच्छी चीज़ होती थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अफ़सोस है कि हिंदी ब्लॉगिंग थोड़ी दब गई है, जी। कि वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति हिंदी में कोई पोस्ट लिखता है, चाहे वो किसी भी विषय पर लिखे, हम्म। तो अमूमन उस पोस्ट के ऊपर एक ढंग की चर्चा होती थी, कमेंट्स के अंदर। लोग हम्म। सेंसिबल कमेंट्स लिखते थे, उनका कोई मतलब निकलता था। लेकिन आज आप यूट्यूब पर जाइए, आप एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं, तो आप खुद जानते होंगे कि किस तरीके की कमेंट्स आती हैं। लोग ना ठीक से लिखना जान रहे हैं, ना लोग ठीक से चर्चा करते हैं। वीडियो का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात नहीं होती, कुछ भी रैंडम लिख दिया जाता है। तो आई डोंट नो कि इसमें किसके ऊपर ज़िम्मेदारी थोपी जाए। पढ़ने वाले भी उतना अच्छा कंटेंट क्वालिटी को एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लिखने वाले भी नहीं कर रहे हैं और वेबसाइट ओनर्स भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो इस इसमें जो बदलाव की अगर हम गुंजाइश देखते हैं, तो वेबसाइट ओनर्स की तरफ से ही संभव है। क्योंकि पूरे साइकिल का आगाज़ वहीं से होता है। वहीं पर इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस किए जाने की ज़रूरत है कि नहीं, हम क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड करें और फिर वो क्वालिटी कंटेंट लिखने वाले राइटर्स को लें।
और फिर वो अपने पाठकों तक कुछ ढंग का अच्छा कंटेंट अगर पहुंचाएंगे तो ये सूरत हाल बदलेगी। यकीन कीजिए कि अच्छे क्वालिटी हिंदी कंटेंट को कंज्यूम करने वाला पाठक है, मैं लेकिन इसलिए ये उस प्रश्न पूछना चाह रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि भाषा की क्लिष्टता से ज्यादा जरूरी है भाषा की सरलता। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो सुगम्य हो। आप, मैं और कोई, मैं कहती हूँ छोटा सा बच्चा जो जिसने हिंदी थोड़ा पढ़ना सीखना सीख लिया है, ये मतलब एक मैं बहुत लो लेवल की बात बता रही हूँ कि छोटा सा बच्चा जो हिंदी पढ़ना जानता है, अगर उसको किसी सब्जेक्ट पे चाहिए, जैसे मैंने कहा एक स्वतंत्रता दिवस पे टॉपिक चाहिए, निबंध तो सभी लिखते हैं, बट इससे रिलेटेड कुछ रोचक जानकारी चाहिए, तो इस तरीके का सब्जेक्ट हमें प्रेजेंट करना चाहिए जिसपे क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना हो। क्लिष्ट होगा तो मुझे लगता है लोग अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हिंदी मुझे लगता है जितनी सरल लिखी जाए उतना अच्छा है। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट, तो उसमें मेरा मतलब ये नहीं है कि क्लिष्टता के साथ क्वालिटी पढ़। जी। अच्छा कंटेंट तो सरल भाषा में ही लिखा जाता है। अच्छे कंटेंट से जो मेरा आशय है वो ये है कि उसमें लेखन का एक तरीका सलीका होता है, उसमें शुरू से लेके आखिर तक एक बहाव होता है, एक लॉजिकल फ्लो होता है। जी। तथ्यात्मक बातें तथ्य होनी चाहिए। आप चाहे कितनी भी क्लिष्ट या कितनी भी सरल भाषा में लिखें, लेकिन तथ्य अगर आप गलत लिखेंगे तो फिर उसको कोई भी नहीं अच्छा वो तो कंटेंट। नहीं। तो भाषा की जो सरलता है वो अपनी जगह है, लेकिन जो कंटेंट की क्वालिटी है, दैट मीन्स कि वो किस तरीके से लिखा जा रहा है, उसमें क्या लिखा जा रहा है, किस प्रकार। आप देखिए कि आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात करिए, लेकिन क्या कभी हम विज्ञान के विषयों, फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में ढूंढने की कोशिश करते नहीं ढूंढते? क्यों? क्योंकि हमारे स्कूलों में विज्ञान उमूमन अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। और दूसरा कारण ये है कि अगर हिंदी में कहीं आप विज्ञान पढ़ भी रहे हैं तो भी आपको मालूम है कि फ्यूचर में जाके अंग्रेजी में ही पढ़ना है। जी। जैसे मैंने 10वीं क्लास तक हिंदी में विज्ञान पढ़ा, उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ा। जी। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें हिंदी में कंटेंट नहीं है। वो होना चाहिए। जब वो होगा, गंभीर कंटेंट होगा, सरल भाषा में लेकिन गंभीर कंटेंट होगा, जिसके ऊपर विश्वास हो सके कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे समय का सदुपयोग है। आजकल बहुत सारे लोगों के मन में ये एक धारणा बैठ गई है कि अगर वो हिंदी का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सत्य होगा। जी। लोग कुछ भी लिखते मैंने हैं, कहीं से भी लिखते मैंने इसका लेटेस्ट एग्जांपल, मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ना चाहती थी। मैंने हैं। जी। इंग्लिश में भी पढ़ा, मैंने फिर उसको हिंदी में भी पढ़ने की कोशिश की, बट मुझे एक भी अच्छा आर्टिकल हिंदी में क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं मिला। तो ये जिज्ञासा जी। वहां से उत्पन्न हुई कि हिंदी में कंटेंट बहुत ही कमजोर। जी, अगर आप मेरे एक मित्र ने एक्चुअली इसी सब्जेक्ट को पिक किया है कि हिंदी में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं। तो जी। उन्होंने अभी हाल में ही एक वेबसाइट शुरू की है जो कि क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है, और उसमें हिंदी में कंटेंट है जी। और अच्छा कंटेंट उपलब्ध होगा। ऐसी मैं आशा करता हूँ, बाकी तो फिर समय बताएगा। पर हम्म। इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि जो तकनीकी विषय हैं, थोड़े ऐसे विषय हैं जिनको हम अक्सर अंग्रेजी से संबंधित करके ही देखते हैं, जैसे मेडिकल है फॉर एग्जाम्पल। हाँ। तो इन चीजों में आनी चाहिए हिंदी में जानकारी, और गंभीर और सच्ची जानकारी आनी चाहिए, तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मैंने एक बार बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि डॉक्टर कलाम ने बोला था कि हमारा साइंस जब लोगों की भाषा में लोगों को उपलब्ध होगा तो वो उतना ही उन्नत होगा। जैसे बिल्कुल। अन्य विदेशी देशों में है, उनकी अपनी भाषाओं में वो साइंस पढ़ते हैं जिससे लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और वो लोग उतने ही आगे हाईफाई रहते हैं, मींस कि उस तकनीक में वो उतना ही आगे बढ़े हुए होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने देखिए जब अपना मीडियम चेंज किया 10वीं कक्षा के बाद और अंग्रेजी में विज्ञान को पढ़ना शुरू किया, तो मेरे सामने भी यही समस्या आई कि शुरुआत के समय में मैं विज्ञान के ऊपर कम ध्यान दे पा रहा था, भाषा मेरी मूल चुनौती। जी। तो वही बात हर हिंदी भाषी व्यक्ति के साथ होती है कि अगर वो विज्ञान को समझना चाहे तो उसके लिए वो आसान नहीं होता, क्योंकि विज्ञान तो अंग्रेजी में उपलब्ध है। अब हम्म। अगर वो उसी की भाषा में उपलब्ध हो जाए, हिंदी में हो, कन्नड़ में हो, राजस्थानी में हो,
तो उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, कम से कम भाषा की जो समस्या है वो तो हट जाएगी। तो आप जो मूल विषय है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएँगे, फ़ोकस कर पाएँगे। हम्म। ललित जी, आज का एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप इतना सारा तो काम कर रहे हैं, बट आपने एक बहुत ही अमूल्य पुस्तक भी लिखी है, विटामिन जिंदगी। तो उसके बारे में आप हमारे पाठकों को भी प्लीज, दर्शकों को भी कुछ बताइए कि लोग उसको और पढ़ने के लिए प्रेरित हो। वेल, विटामिन ज़िंदगी मेरा संस्मरण है। तो बहुत से लोग उसको आत्मकथा भी कहते हैं। अ, पोलियो के साथ मैंने जिस तरह का जीवन भारत के समाज में बिताया है, ये किताब उसके ऊपर फोकस है। तो मेरी क्या-क्या समस्याएँ रही, कैसे संघर्ष हुए, समाज का नज़रिया, उसके ऊपर मैंने ख़ास तौर पर इस किताब में फोकस किया है कि समाज, भारत का समाज अ, विकलांगता को कैसे देखता है, विकलांगजन को कैसे देखता है और कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या-क्या बदलाव होने चाहिए। ये सब मैंने इस पुस्तक में अपने बहाने से लिखा है। कहानी मेरी है, लेकिन जो विषय है वो पूरे हमारे समाज के लिए, उन संदर्भ उनका वही है। कहानी मेरा बहाना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो कहानी मैंने लिखी है वो सभी की कहानी, लगभग हर विकलांग व्यक्ति की वही कहानी होती है। उसको उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये जो पुस्तक है ये बहुत लोकप्रिय हुई, इसकी मुझे खुशी है। खास तौर पर मुझे इस बात की खुशी है कि ये शिक्षकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहती है। जी। शिक्षकगण, इसमें मैंने काफ़ी हिस्से में मैंने अपनी स्कूल की ज़िंदगी की बात की है कि स्कूल के समय में मुझे क्या समस्याएँ आई और शिक्षकों का मेरे प्रति क्या व्यवहार रहा। तो जो शिक्षकगण हैं आज, वो उसको पढ़ के वो अपना जो एक आत्म-विश्लेषण है वो करते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम भी तो वही चीज़ें नहीं कर रहे हैं अपने वर्तमान विद्यार्थियों के साथ। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि देखिए, अगर कोई किताब समाज में या किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ना ला पाए, तो वो किताब का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। अ, अगर वो किताब एक सकारात्मक बदलाव लाती है, तभी मुझे लगता है कि उस किताब को लिखे जाने का जो श्रम है, वो सफल हो। और विटामिन ज़िंदगी ये कर पा रही है, ऐसा लोग मुझे बताते हैं, कि इसकी मुझे खुशी है। और हिंदी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, अब इसका दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी शुरू हो गया है। मैथिली और मराठी में ऑलरेडी आ चुकी है और अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन का काम चल रहा है। तो अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और सफलता तभी इसमें रहेगी कि लोग वास्तव में इसका जो मैसेज है उसको समझें और समाज में वो जो ज़रूरी बदलाव है वो लेकर आएँ। क्योंकि मैं हर बार इस बात को कहता हूँ कि विकलांगता ललित कुमार की समस्या नहीं, जी। विकलांगता हर व्यक्ति की निजी समस्या है। क्योंकि जी। विकलांगता एक ऐसा विषय है जो किसी को कभी भी, कहीं भी प्रभावित कर। तो हमें यकीनन एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए कि जिसमें केवल वो लोग नहीं जो आज विकलांग, बल्कि वो लोग भी जिनको भविष्य में विकलांगता होने की संभावना है, वो सबके लिए एक ऐसा समाज बने जिसमें सब लोग अपने जीवन का सबसे अच्छा प्रयोग। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है इसकी नींव स्कूल से तो जरूर पढ़नी चाहिए। जब आप लोगों को एक जगह पर बैठा करके एक जैसा ट्रीटमेंट देंगे, तो मुझे लगता है वहीं पे बहुत ज्यादा विभेद खत्म हो जाएगा, जो विकलांगों और बिल्कुल। सामान्य जनों में है। इनके अलावा जी, मुझे लगता बिल्कुल। है थोड़ा हमारा साहित्य भी जो है वो, साहित्य में इस तरीके के मुहावरे और कहावतें होती हैं, जिससे थोड़ा सा भेद जी, आता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो बिल्कुल सकता है ठीक बात गलत भी हो। है। नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है और इस साहित्य का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसी के लिए मैंने विटामिन ज़िंदगी पुरस्कार की शुरुआत की जी। कि मुझे ये लगता है कि हमारे साहित्यकार जो हैं, ये एक इतने बड़े समाज के वर्ग के बारे में उतना नहीं लिखते हैं, जितना कि लिखा जाना चाहिए। स्त्रियों की समस्याओं को लेकर बहुत बात होती है, गरीबों की समस्याओं के बारे में बात होती है, दलितों की समस्याओं के बारे में बात होती है। विकलांगजन जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे समाज का और विकलांगता एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है जो अ,
धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा हर एक के थ्रू निकलता है। हर जी, धर्म में विकलांगता है, हर क्षेत्र में विकलांगता है, हर विभिन्न भाषाओं के जो भाषी लोग हैं उनके अंदर विकलांगता पाई जाती है। तो ये हर वर्ग की समस्या है, लेकिन फिर भी हमारे साहित्यकार जो हैं, वो इस विषय के प्रति मोर और लेस उदासीन रहे। और जब नया कुछ नहीं लिखा जाएगा तो जो पुराना चलन में है वो बदलेगा भी नहीं। तो आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि बहुत से मुहावरे, बहुत सी कहावतें ऐसी हैं जिनको कि बदला जाना चाहिए। पुराने पुराने ज़माने की चीज़ें अब हम मान के चलते हैं कि हमारा समाज ज़्यादा विकसित हो चुका है, ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है। तो ऐसे में उन कहावतों, मुहावरों को बदले जाने की ज़रूरत है। उस पूरे थॉट प्रोसेस को बदले जाने की ज़रूरत है। और ये काम साहित्य शुरू कर सकता है। तो इसलिए विटामिन ज़िंदगी पुरस्कार की शुरुआत की कि जिसमें मैं चाहता हूँ कि लोग विकलांगता पर केंद्रित साहित्यिक रचनाएँ लिखें, कविता, कहानी इत्यादि। और हर 3 महीने में ये प्रतियोगिता होती है। तो जो अगला जो प्रतियोगिता है उसकी मैं कल या परसों ही घोषणा करने वाला हूँ। और इसके नतीजे 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के दिन हम घोषित करेंगे। अ, और इसका अच्छा एक नतीजा देखने को मिल रहा है कि जो लोगों ने लेखकों ने, साहित्यकारों ने, जिन्होंने कभी सोचा नहीं कि चलो इस विषय पर भी लिखा जाए, कम से कम वो सोच रहे हैं कि हाँ, जी। चलिए ये विषय को भी एक बार सेंसिटिविटी टच आ किया रही है जाए। लोगों में इस बारे में। हाँ, और उसी तरीके से फिर पाठक भी इसको अच्छे से रिसीव कर रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय एक जाते-जाते प्रश्न और ये है कि इस पुस्तक का नाम आपने विटामिन ज़िंदगी क्यों रखा? आप कुछ और भी रख सकते थे। ये एक बड़ा स्पेसिफाइड है कि मैं कई बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगता था विटामिन ज़िंदगी, विटामिन ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है, व्हाट इज़ है। विटामिन ज़िंदगी? देखिए शीर्षक आपने ठीक कहा, कुछ भी रखा जा सकता था और इसके शीर्षक के ऊपर बहुत लंबे समय तक विचार हुआ। बहुत लोगों ने इसके बारे में विचार किया, सोचा, अ, और आखिर में विटामिन ज़िंदगी रखा गया इसका नाम। कारण ये है कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिस तरीके से हमारे शरीर को विभिन्न विटामिनों की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में सब जानते हैं, बात भी करते हैं। जैसे आपने जी, कहा विटामिन ए, सी, डी, ई। लेकिन मन को भी कुछ विटामिन चाहिए होते हैं जो कि सकारात्मक भावनाएँ हो, जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे मन को ऊर्जा प्रदान करती हैं। जैसे हिम्मत, ये एक सकारात्मक भावना है जो अगर हमारे मन के भीतर होगी तो एक किस्म से वो हमारे मन के लिए विटामिन का काम करती है, ऊर्जा का काम। इसी तरीके से होप, आशा है, विश्वास है, फेथ रखना किसी चीज़ जी। के अंदर, अपने अंदर। ये ऐसी सकारात्मक भावनाएँ हैं जिनको मैं मन विटामिन कहता हूँ। तो विटामिन ज़िंदगी के अंदर ये सारे मन विटामिन भरपूर। तो हुँ। इसलिए मुझे लगा कि इस पुस्तक का नाम विटामिन ज़िंदगी रखा जाए, क्योंकि इसके अंदर तमाम किस्म के मन विटामिन उपलब्ध हैं, जो पाठक है वो बहुत सारे मन विटामिन उससे सोख सकता है। आज टाइम बहुत हो गया, अदरवाइज मैं और भी काफी टॉपिक्स पे इस बारे में आपसे बात करती, बट आज के लिए आई गेस ललित जी इतना ही काफी है। मैं आपसे फिर से कनेक्ट होंगी। हिंदी मंच को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपनी इतनी मेहनत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं जरूर आशा करूंगी कि आपकी ये सारी परियोजनाएं बहुत आगे बढ़े और हिंदी भाषियों के लिए तो एक्चुअली इसमें बहुत लाभदायक हो, और हम क्या, हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इसको ऐसे ही पढ़ती रहें। अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए ललित जी आपका बहुत धन्यवाद। आशा है आप धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। आशा है आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारे इस पूरी वीडियो को पसंद करने के पसंद तो जो आपने किया, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम को आप हमेशा अपना एक सहयोग प्रदान करते रहें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कंचन कलाकारी में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं कोई नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।